ट्रेडिंग इन द जोन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और विनिंग एटीट्यूड के साथ मार्केट में मास्टरी करें। मार्क डगलस। अध्याय 1। सफलता का मार्ग, मौलिक, टेक्निकल या मेंटल एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। hindiaudiobook.com। कौन याद रखता है जब फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेडिंग डिसीजन लेने का एकमात्र वास्तविक या उचित तरीका माना जाता था? जब मैंने 1978 में ट्रेडिंग शुरू की थी, तब टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग केवल मुट्ठी भर ट्रेडर्स द्वारा किया जाता था, जिन्हें बाकी मार्केट कम्युनिटी पागल मानती थी। भले ही अब इस पर विश्वास करना मुश्किल हो, लेकिन यह बहुत पहले की बात नहीं है जब वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सोचते थे कि टेक्निकल एनालिसिस किसी तरह का रहस्यमय जादू है। अब बेशक इसका ठीक उल्टा सच है। लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को तैयार करने में मदद के लिए किसी न किसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। एकेडमिक कम्युनिटी में कुछ छोटे अलग थलग क्षेत्रों को छोड़कर विशुद्ध रूप से फंडामेंटल एनालिस्ट लगभग विलुप्त हो चुके हैं। पर्सपेक्टिव में इस नाटकीय चेंज का कारण क्या है? मुझे यकीन है कि यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। मनी। स्ट्रिक्टली फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम यह है कि इस पर्सपेक्टिव का उपयोग करके लगातार पैसा कमाना मुश्किल है। आप में से जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं समझाता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस उन सभी वेरिएबल को ध्यान में रखने का प्रयास करता है जो किसी विशेष स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई और संभावित डिमांड के बीच रिलेटिव बैलेंस या इम्बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। मुख्य रूप से मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करते हुए जो विभिन्न फैक्टर्स यानी इंटरेस्ट रेट, बैलेंस शीट, वेदर पैटर्न और कई अन्य के महत्व को तोलते हैं। एनालिस्ट यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में किसी पॉइंट पर कीमत क्या होनी चाहिए। इन मॉडलों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे शायद ही कभी, यदि कभी, अन्य ट्रेडर्स को वेरिएबल के रूप में शामिल करते हैं। लोग भविष्य के बारे में अपनी मान्यताओं और एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करते हुए कीमतों को आगे बढ़ाते हैं, मॉडलों को नहीं। यह तथ्य कि एक मॉडल कभी रेलेवेंट वेरिएबल के आधार पर एक लॉजिकल और उचित प्रोजेक्शन करता है, बहुत अधिक मूल्य का नहीं है यदि ट्रेडर जो अधिकांश ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वे मॉडल के बारे में नहीं जानते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में कई ट्रेडर विशेष रूप से फ्यूचर एक्सचेंजों के फ्लोर पर जो कीमतों को एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में नाटकीय रूप से बदलने की एबिलिटी रखते हैं, आमतौर पर उन फंडामेंटल सप्लाई और डिमांड फैक्टर की थोड़ी सी भी समझ नहीं रखते हैं जो कीमतों को प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी समय उनकी अधिकांश ट्रेडिंग एक्टिविटी इमोशनल फैक्टर की प्रतिक्रिया से प्रतीत होती है, जो फंडामेंटल मॉडल के पैरामीटर से पूरी तरह बाहर है। दूसरे शब्दों में, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वे हमेशा रैशनल तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अंततः फंडामेंटल एनालिस्ट यह पा सकता है कि भविष्य में किसी पॉइंट पर कीमतों के बारे में पूर्वानुमान सही है, लेकिन इस बीच प्राइस मूवमेंट इतना अस्थिर हो सकता है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी ट्रेडिंग में बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की ओर बदलाव। टेक्निकल एनालिसिस तब से अस्तित्व में है जब से एक्सचेंज के रूप में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अस्तित्व में है, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत तक ट्रेडिंग एनालिसिस को पैसे कमाने के लिए एक वाइबल टूल के रूप में स्वीकार नहीं किया। यहाँ बताया गया है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या जानते थे और मेन स्ट्रीम मार्केट कम्युनिटी को इसे समझने में कई पीढ़ियां लग गई। किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में लिमिटेड संख्या में ट्रेडर मार्केट में भाग लेते हैं। इनमें से कई ट्रेडर पैसे कमाने की कोशिश में बार बार एक ही तरह के काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न डेवलप करते हैं और इंडिविजुअल्स के ग्रुप एक दूसरे के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हुए कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न बनाता है।
ये बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्वेबल और क्वांटिफाइबल होते हैं और वे स्टैटिकल विश्वसनीयता के साथ खुद को दोहराते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी विधि है जो इस कलेक्टिव बिहेवियर को पहचाने जाने योग्य पैटर्न में ऑर्गेनाइज करती है, जो इस बात का स्पष्ट इंडिकेशन दे सकती है कि कब एक चीज के दूसरे के मुकाबले होने की अधिक पॉसिबिलिटी है। एक अर्थ में टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट के माइंड में जाने की अनुमति देता है, ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पिछले कुछ समय में मार्केट द्वारा उत्पन्न पैटर्न के आधार पर है। भविष्य की कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने की एक विधि के रूप में टेक्निकल एनालिसिस विशुद्ध रूप से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कहीं बेहतर साबित हुआ है। यह ट्रेडर को इस बात पर फोकस्ड रखता है कि मार्केट अब क्या कर रहा है और इसने अतीत में क्या किया है, बजाय इसके कि वह इस बात पर फोकस करे कि मार्केट को केवल मैथमेटिकल मॉडल द्वारा निर्धारित लॉजिकल और उचित बातों के आधार पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस वह बनाता है जिसे मैं क्या होना चाहिए और क्या है के बीच रिलेटिव गैप कहता हूँ। रिलेटिव गैप कुछ भी बनाना बेहद मुश्किल बना देता है, लेकिन बहुत लंबी अवधि की भविष्यवाणियां करना मुश्किल हो सकता है, भले ही वे सही हों। इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस न केवल इस वास्तविकता के अंतर को कम करता है, बल्कि ट्रेडर को प्रॉफिट उठाने के लिए लगभग अनलिमिटेड संख्या में पॉसिबिलिटीज भी उपलब्ध कराता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव कई और प्रोबेबिलिटीज को खोलता है, क्योंकि यह पहचानता है कि हर समय सीमा में एक ही दोहराई जाने वाले बिहेवियर पैटर्न कैसे होते हैं। पल पल, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक और बीच में हर समय की अवधि के लिए। दूसरे शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को खुद को समृद्ध करने की अपॉर्चुनिटी की एक एंडलेस स्ट्रीम में बदल देता है। मेंटल एनालिसिस की ओर चेंज। यदि टेक्निकल एनालिसिस इतना अच्छा काम करता है, तो अधिक से अधिक ट्रेडिंग कम्युनिटी अपना ध्यान मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस से हटाकर खुद के मेंटल एनालिसिस यानी अपने स्वयं के पर्सनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर क्यों फोकस्ड करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको शायद खुद से यह पूछने के अलावा और कुछ नहीं करना है कि आपने यह बुक क्यों खरीदी। सबसे संभावित कारण यह है कि आप पैसे कमाने की अनलिमिटेड एबिलिटी और लास्ट रिजल्ट के बीच के अंतर से असंतुष्ट हैं। टेक्निकल एनालिसिस के साथ यही प्रॉब्लम है, अगर आप इसे प्रॉब्लम कहना चाहते हैं। इस बार जब आप पैटर्न पहचानना और मार्केट को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पैसे कमाने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हर समय मौजूद है। लेकिन जैसा कि मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं, मार्केट के बारे में आपकी समझ और उस ज्ञान को लगातार प्रॉफिट या लगातार बढ़ते करों में बदलने की आपकी एबिलिटी के बीच एक बड़ा अंतर भी हो सकता है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार प्राइस चार्ट को देखा है और खुद से कहा है, ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। और जो आपने सोचा था वह वास्तव में हुआ, लेकिन आपने मार्केट की चाल को देखने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि आप उस सारे पैसे के बारे में सोच रहे थे जो आप कमा सकते थे। मार्केट में कुछ होने की भविष्यवाणी करना और वास्तव में ट्रेड में शामिल होने और उससे बाहर निकलने की वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं इस अंतर और इसके जैसे अन्य अंतर को साइकोलॉजिकल गैप कहता हूं, जो ट्रेडिंग को आपके द्वारा चुने जाने वाले सबसे कठिन प्रयासों में से एक बना सकता है और निश्चित रूप से मास्टरी करने के लिए सबसे रहस्यमय स्किल्स में से एक है। बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है? क्या यह संभव है कि आप उसी सहजता और सरलता के साथ ट्रेडिंग का अनुभव कर सकें जब आप केवल मार्केट को देख रहे हों और सफलता के बारे में सोच रहे हों? न केवल उत्तर एक स्पष्ट हाँ है, बल्कि यह वही है जो आपको सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके बारे में और ट्रेडिंग के नेचर के बारे में आवश्यक दृष्टिकोण और समझ। इसलिए रिजल्ट यह है कि वास्तव में इसे करना उतना ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाता है, जितना कि जब आप केवल मार्केट को देख रहे होते हैं और इसे करने के बारे में सोच रहे होते हैं।
यह एक कठिन काम लग सकता है और आप में से कुछ को यह असंभव भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की कला में महारत हासिल की है, जिन्होंने उपलब्ध प्रोबेबिलिटीज और अपने पिछले प्रदर्शन के बीच के अंतर को पाट दिया है। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इन विनर्स की संख्या उन ट्रेडर्स की संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो अलग-अलग हद तक निराशा का अनुभव करते हैं, चरम हताशा तक, यह सोचकर कि वे लगातार वह सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं जिसकी उन्हें इतनी सख्त इच्छा है। वास्तव में ट्रेडर्स के इन दो समूहों के बीच अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतर के समान है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही खगोलीय पिंड हैं, जो एक ही सौर मंडल में मौजूद हैं, इसलिए उनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन वे नेचर और विशेषताओं में रात और दिन की तरह अलग हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड करता है, वह ट्रेडर होने का दावा कर सकता है, लेकिन जब आप मुट्ठी भर लगातार विनर्स की विशेषताओं की तुलना अधिकांश अन्य ट्रेडर्स की विशेषताओं से करते हैं, तो आप पाएंगे कि वे भी रात और दिन की तरह अलग हैं। अगर चांद पर जाना एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट सक्सेस का प्रतीक है, तो हम कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचना संभव है। यह यात्रा बेहद कठिन है और केवल मुट्ठी भर लोग ही इसे पूरा कर पाए हैं। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा आमतौर पर हर रात साफ दिखाई देता है और यह इतना करीब लगता है कि हम बस अपना हाथ बढ़ाकर इसे छू सकते हैं। सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करना भी ऐसा ही लगता है। किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में मार्केट किसी भी व्यक्ति को बहुत सारा पैसा देती है, लेकिन यह केवल उसे ही देती है जिसके पास ट्रेड करने की एबिलिटी होती है। चूंकि मार्केट निरंतर गतिशील रहती है, इसलिए यह पैसा भी निरंतर बहता रहता है, जिससे सफलता की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि यह आपकी मुट्ठी में है। मैं ट्रेडर्स के दो समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के लिए लगता है शब्द का उपयोग करता हूँ। जिन लोगों ने लगातार बने रहना सीख लिया है या जो मैंने स्थिरता की सीमा को पार कर लिया है, उनके लिए पैसा न केवल उनकी मुट्ठी में है, वे वस्तुतः इसे अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को यह कथन चौंकाने वाला या विश्वास करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। कुछ बाउंड्रीज है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए इन ट्रेडर्स के खातों में पैसा इतनी आसानी और सहजता से बहता है कि यह सचमुच अधिकांश लोगों के माइंड को चकरा देता है। हालांकि उन ट्रेडर्स के लिए जो इस चुनिंदा समूह में डेवलप नहीं हुए हैं, प्रतीत होता है शब्द का अर्थ बिल्कुल वही है जो इसका तात्पर्य है। ऐसा लगता है जैसे कि जिस कंसिस्टेंसी या पिछली सफलता की वे इच्छा रखते हैं, वह हाथ में या उनकी मुट्ठी में है, बस इससे पहले कि वह बार बार उनकी आंखों के सामने से फिसल जाए या वाष्पित हो जाए। ट्रेडिंग के बारे में एकमात्र चीज जो इस समूह के साथ संगत है, वह है इमोशनल दर्द। हाँ, उनके पास निश्चित रूप से उत्साह के क्षण होते हैं, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अधिकांश समय वे भय, क्रोध, हताशा, चिंता, निराशा, विश्वासघात और पछतावे की पोजीशन में होते हैं। तो ट्रेडर के इन दो समूहों को क्या अलग करता है? क्या यह बुद्धिमत्ता है? क्या लगातार जीतने वाले बाकी सभी की तुलना में ज्यादा समझदार हैं? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं? क्या वे बेहतर एनालिस्ट हैं? या क्या उनके पास बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंच है? क्या उनके पास इनहेरेंट व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो उनके लिए ट्रेडिंग के तीव्र दबावों से निपटना आसान बनाती है? ये सभी पॉसिबिलिटीज काफी हद तक संभव लगती है, सिवाय इसके कि जब आप इस बात पर विचार करें कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री की अधिकांश विफलताएं समाज के कुछ सबसे प्रभावशाली और सबसे सफल लोगों की भी है। लगातार हारने वालों का सबसे बड़ा समूह मुख्य रूप से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीईओ, धनी सेवानिवृत्त और इंडस्ट्रियलिस्ट से बना है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अधिकांश सर्वश्रेष्ठ मार्केट एनालिस्ट सबसे खराब ट्रेडर हैं। बुद्धिमत्ता और अच्छा मार्केट एनालिसिस निश्चित रूप से सफलता में योगदान दे सकता है, लेकिन वे निर्णायक फैक्टर नहीं है जो कंसिस्टेंट विनर्स को बाकी सभी से अलग रखते हैं। खैर, अगर यह बुद्धिमत्ता
या बेहतर एनालिसिस नहीं है, तो यह क्या हो सकता है? व्यापार जगत के कुछ सर्वोत्तम और कुछ सबसे खराब ट्रेडर्स के साथ काम करने के बाद तथा कुछ सबसे खराब ट्रेडर्स को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने के बाद, मैं बिना किसी संदेह के यह कह सकता हूँ कि कुछ विशेष कारण है जिनके कारण सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर लगातार अन्य ट्रेडर्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर मुझे सभी कारणों को एक में समेटना हो, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स बाकियों से अलग सोचते हैं। मुझे पता है कि यह बहुत गहरा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस बात पर विचार करें कि अलग तरीके से सोचने का क्या मतलब है, तो इसके बहुत गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। किसी न किसी हद तक हम सभी दूसरों से अलग सोचते हैं। हम हमेशा इस तथ्य के प्रति कॉन्शियस नहीं हो सकते हैं। यह मान लेना स्वाभाविक लगता है कि अन्य लोग घटनाओं के बारे में हमारी धारणाओं और हमारी व्याख्याओं को शेयर करते हैं। वास्तव में यह परसेप्शन तब तक वैलिड लगती है जब तक कि हम खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बेसिक फंडामेंटल असहमति में नहीं पाते हैं जिसे हम दोनों ने अनुभव किया है। हमारी फिजिकल विशेषताओं के अलावा जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमें यूनिक बनाता है, शायद हमारी फिजिकल विशेषताओं से भी अधिक यूनिक। चलिए ट्रेडर्स पर वापस आते हैं। सबसे अच्छे ट्रेडर्स के सोचने के तरीके और अभी भी संघर्ष कर रहे लोगों के सोचने के तरीके में क्या अंतर है? जबकि मार्केट्स को एंडलेस अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, वे एक साथ व्यक्ति को कुछ सबसे निरंतर ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल कंडीशन का सामना करते हैं जो आप खुद को उजागर कर सकते हैं। किसी पॉइंट पर हर कोई जो ट्रेडिंग करता है मार्केट्स के बारे में कुछ सीखता है जो यह इंडिकेशन देगा कि अपॉर्चुनिटी कब मौजूद है। लेकिन खरीदने या बेचने के अवसर की पहचान करना सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख लिया है। कंसिस्टेंट विनर्स को बाकी सभी से अलग करने वाली डिफाइंड विशेषता यह है कि विनर्स ने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया है, एक यूनिक सेट ऑफ एटीट्यूड जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अनुशासित, फोकस्ड और सबसे बढ़कर आत्मविश्वासी बने रहने की अनुमति देता है। नतीजन वे अब उन आम डर और ट्रेडिंग एरर्स के प्रति सेंसिटिव नहीं है जो हर किसी को परेशान करती है। हर कोई जो ट्रेडिंग करता है अंततः मार्केट्स के बारे में कुछ न कुछ सीखता है। बहुत कम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वे कभी भी उन एटीट्यूड्स को सीखते हैं जो कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। जिस तरह लोग गोल्फ क्लब या टेनिस रैकेट को स्विंग करने की प्रॉपर टेक्निक को परफेक्टली सीख सकते हैं, उनकी निरंतरता या इसकी कमी निसंदेह उनके पर्सपेक्टिव से आएगी। जो ट्रेडर कंसिस्टेंसी के थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाते हैं, वे आमतौर पर बहुत दर्द का अनुभव करते हैं इससे पहले कि वे उस पर्सपेक्टिव को प्राप्त करें जो उन्हें मार्केट के माहौल में प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है। दुर्लभ अपवाद आमतौर पर वे होते हैं जो सफल ट्रेडिंग करने वाली फैमिली में पैदा हुए थे या जिन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में की थी जो ट्रेडिंग की वास्तविक नेचर को समझता था और उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना था कि इसे कैसे सिखाया जाए। ट्रेडर्स के बीच इमोशनल पेन और फाइनेंशियल संकट आम क्यों है? इसका सरल उत्तर यह है कि हम में से अधिकांश लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उन्हें अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत उचित गाइडेंस के साथ करने का मौका मिले। हालांकि इसके कारण इससे कहीं अधिक ज्यादा गहरे हैं। मैंने पिछले 17 साल ट्रेडिंग के पीछे के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स का एनालिसिस करने में बिताए हैं ताकि मैं सफलता के सिद्धांतों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके डेवलप कर सकूं। मैंने जो पाया है वह यह है कि ट्रेडिंग पैराडॉक्स और सोचने में पैराडॉक्स से भरी हुई है जो सफल होने का तरीका सीखना बेहद मुश्किल बना देती है। वास्तव में अगर मुझे ट्रेडिंग के नेचर को बताने वाला एक शब्द चुनना हो तो वह पैराडॉक्स है। शब्द के अनुसार पैराडॉक्स वह चीज है जिसमें पैराडॉक्सी गुण होते हैं या जो आम परसेप्शन के विपरीत होता है या जो आम तौर पर लोगों को समझ में आता है। ट्रेडर्स के बीच फाइनेंशियल और इमोशनल डिजास्टर आम बात है क्योंकि कई पर्सपेक्टिव और प्रिंसिपल जो अन्यथा हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल सही और कारगर साबित होते हैं उनका ट्रेडिंग माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
वे बस काम नहीं करते। यह न जानते हुए अधिकांश ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत इस बेसिक समझ की कमी के साथ करते हैं कि ट्रेडर होने का क्या मतलब है, इसमें कौन से स्किल शामिल हैं और उन स्किल्स को किस गहराई तक डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, उसका एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ दिया गया है। ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से रिस्क भरा है। मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार किसी भी ट्रेड का कोई गारंटी शुदा आउटकम नहीं होता। इसलिए गलत होने और पैसे खोने की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए जब आप कोई ट्रेड करते हैं, तो क्या आप खुद को रिस्क लेने वाला मान सकते हैं? भले ही यह एक मुश्किल सवाल लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सवाल का लॉजिकल उत्तर है बिल्कुल हाँ। अगर मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होता हूँ जो स्वाभाविक रूप से रिस्क भरी है, तो मुझे रिस्क लेने वाला होना चाहिए। किसी भी ट्रेडर के लिए यह एक पूरी तरह से उचित परसेप्शन है। वास्तव में न केवल लगभग सभी ट्रेडर्स यह परसेप्शन बनाते हैं, बल्कि अधिकांश ट्रेडर्स खुद को रिस्क लेने वाला मानने में गर्व महसूस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यह परसेप्शन सच्चाई से बहुत दूर है। बेशक कोई भी ट्रेडर जब कोई ट्रेडिंग करता है तो रिस्क उठा रहा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसी के अनुसार उस रिस्क को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सभी ट्रेडिंग रिस्क भरे होते हैं क्योंकि रिजल्ट संभावित होते हैं, गारंटेड नहीं। लेकिन क्या अधिकांश ट्रेडर्स वास्तव में मानते हैं कि जब वे कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वे रिस्क उठा रहे हैं? क्या उन्होंने वास्तव में स्वीकार कर लिया है कि ट्रेडिंग का कोई गैर गारंटीड संभावित रिजल्ट है? इसके अलावा क्या उन्होंने संभावित रिजल्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से है नहीं। अधिकांश ट्रेडर्स को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है कि रिस्क लेने का क्या मतलब है, जिस तरह से एक सफल ट्रेडर रिस्क के बारे में सोचता है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर न केवल रिस्क लेते हैं, बल्कि वे उस रिस्क को स्वीकार करना और उसका सामना करना भी सीखते हैं। यह मानने के बीच एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अंतर है कि आप रिस्क लेने वाले हैं क्योंकि आप ट्रेड करते हैं और प्रत्येक ट्रेड में निहित रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब आप रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो इसका आपके पिछले प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर बिना किसी हिचकिचाहट या संघर्ष के ट्रेड कर सकते हैं और उतनी ही फ्रीडम से और बिना किसी हिचकिचाहट या संघर्ष के स्वीकार करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है। वे ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ तक कि लॉस के साथ भी, और ऐसा करने में उन्हें थोड़ी सी भी इमोशनल परेशानी नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग में निहित रिस्क सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स को उनके डिसिप्लिन, फोकस या सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को खोने का कारण नहीं बनते हैं। यदि आप बिना किसी इमोशनल परेशानी के ट्रेडिंग में असमर्थ हैं, तो आपने ट्रेडिंग में निहित रिस्क को स्वीकार करना नहीं सीखा है। यह एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस हद तक आपने रिस्क को स्वीकार नहीं किया है, उसी हद तक आप रिस्क से बचेंगे। किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करना जो आवश्यक है, आपके सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करने की एबिलिटी पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। किसी भी प्रयास में रिस्क को वास्तव में स्वीकार करना सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए यह बेहद मुश्किल है, खासकर यह देखते हुए कि क्या दांव पर लगा है। हम आमतौर पर किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? निश्चित रूप से पैसा खोना और गलत होना दोनों ही लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यह स्वीकार करना कि हम गलत हैं और साथ ही पैसा खोना बेहद पेनफुल हो सकता है और निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए। फिर भी ट्रेडर के रूप में हम लगभग हर पल ट्रेडिंग में इन दो प्रोबेबिलिटीज का सामना करते हैं। अब आप खुद से कह रहे होंगे, इस तथ्य के अलावा कि यह बहुत पेनफुल है, यह स्वाभाविक है कि मैं गलत नहीं होना चाहता और खोना नहीं चाहता, इसलिए मेरे लिए यह उचित है कि मैं इससे बचने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूं। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन यह भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो ट्रेडिंग को बेहद मुश्किल बना देती है। ट्रेडिंग हमें एक फंडामेंटल पैराडॉक्स के साथ प्रस्तुत करती है। निरंतर अनसर्टेनिटी के सामने हम कैसे अनुशासित, फोकस्ड और आश्वस्त बने रहें। जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख जाते हैं, तो आप बिल्कुल वैसा ही कर पाएंगे। अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को इस तरह से फिर से डिफाइन करना सीखना
कि आप रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें। एक सफल ट्रेडर की तरह सोचने की कुंजी है। रिस्क को स्वीकार करना सीखना एक ट्रेडिंग स्किल है, सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो आप सीख सकते हैं। फिर भी यह दुर्लभ है कि विकासशील ट्रेडर इसे सीखने के लिए कोई ध्यान देते हैं या कोई प्रयास करते हैं। जब आप रिस्क स्वीकार करने का ट्रेडिंग स्किल सीख लेते हैं, तो मार्केट ऐसी इंफॉर्मेशन उत्पन्न नहीं कर पाएगा जिसे आप पेनफुल मानते हैं या जिसकी इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। अगर मार्केट द्वारा उत्पन्न की गई इंफॉर्मेशन में आपको इमोशनल रूप से पेन पहुंचाने की एबिलिटी नहीं है, तो इससे बचने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। इसे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जो इस बात से प्रभावित या विकृत नहीं होता कि आप क्या होने वाले हैं या क्या नहीं होने वाले हैं। मुझे यकीन है कि इस बुक को पढ़ने वाला एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जो बहुत जल्दी ट्रेड में न लग गया हो। मार्केट द्वारा वास्तव में इंडिकेशन उत्पन्न करने से पहले या बहुत देर से मार्केट द्वारा इंडिकेशन उत्पन्न करने के बहुत बाद में कौन सा ट्रेडर खुद को यह कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता कि उसे लॉस नहीं उठाना चाहिए, और परिणाम स्वरूप यह एक बड़े लॉस में बदल गया, या जीतने वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकल गया, या खुद को जीतने वाले ट्रेड में पाया लेकिन बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं लिया और फिर ट्रेड को लॉस में बदल दिया, या स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट के करीब ले गया केवल स्टॉप आउट होने के लिए और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में वापस जाने के लिए। ये उन कई गलतियों में से कुछ हैं जो ट्रेडर बार बार खुद से करते हैं। ये मार्केट द्वारा उत्पन्न गलतियां नहीं हैं, यानी ये गलतियां मार्केट से नहीं आती है। मार्केट न्यूट्रल है इस अर्थ में कि यह चलता है और अपने बारे में इंफॉर्मेशन उत्पन्न करता है। गति और इंफॉर्मेशन हम में से प्रत्येक को कुछ करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, लेकिन बस इतना ही। मार्केट के पास इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से समझता और इसकी इंटरप्रिटेशन करता है। क्या इसके परिणाम स्वरूप हम जो डिसीजन और कार्रवाइयां करते हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने पहले ही जिन गलतियों का उल्लेख किया है और कई अन्य गलतियां पूरी तरह से उसी का रिजल्ट है जिसे मैं गलत ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और दृष्टिकोण कहता हूं। दोषपूर्ण पर्सपेक्टिव जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बजाय भय को बढ़ावा देता है। मुझे नहीं लगता कि मैं लगातार जीतने वालों और बाकी सभी के बीच के अंतर को इससे ज्यादा सरलता से बता सकता हूँ। सबसे अच्छे ट्रेडर्स डरते नहीं हैं। वे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे पर्सपेक्टिव डेवलप किए हैं जो उन्हें मार्केट के पर्सपेक्टिव से प्रोबेबिलिटीज के बारे में जो कुछ भी बता रहा है उसके आधार पर ट्रेड में आने और जाने के लिए मेंटल लचीलेपन की सबसे बड़ी डिग्री देते हैं। साथ ही सबसे अच्छे ट्रेडर्स ने ऐसे पर्सपेक्टिव डेवलप किए हैं जो उन्हें लापरवाह होने से रोकते हैं। बाकी सभी लोग किसी न किसी हद तक डरते हैं। जब वे डरते नहीं हैं, तो उनके पास लापरवाह बनने और अपने लिए उस तरह का अनुभव बनाने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें उस पॉइंट से डरने का कारण बनेंगी। आपके द्वारा की जाने वाली 95% ट्रेडिंग गलतियां, जिससे आपकी आंखों के सामने ही पैसा गायब हो जाता है, गलत होने, पैसा खोने, कुछ छूट जाने या पैसे को टेबल पर छोड़ देने के बारे में आपके पर्सपेक्टिव से उत्पन्न होती है। मैं इन्हें 4 प्राइमरी ट्रेडिंग डर कहता हूँ। अब आप खुद से कह रहे होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने हमेशा सोचा है कि ट्रेडर्स को मार्केट से स्वस्थ भय होना चाहिए। फिर से यह एक पूरी तरह से लॉजिकल और उचित परसेप्शन है। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है, तो आपके डर आपके खिलाफ इस तरह से काम करेंगे कि आप जिस चीज से डरते हैं, वह वास्तव में घटित हो जाएगी। यदि आप गलत होने से डरते हैं, तो आपका डर मार्केट की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी परसेप्शन पर इस तरह से काम करेगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको गलत साबित कर देगा। जब आप भयभीत होते हैं, तो कोई अन्य पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप अन्य पॉसिबिलिटीज को समझ नहीं सकते हैं या उन पर ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उन्हें समझने में कामयाब रहे हों, क्योंकि डर फ्रीज करने वाला होता है। फिजिकल रूप से यह हमें फ्रीज या भागने का कारण बनता है। मेंटल रूप से यह हमें अपने डर की वस्तु पर अपने ध्यान को फोकस्ड करने का कारण बनता है।
इसका मतलब है कि अन्य प्रोबेबिलिटीज के बारे में विचार, साथ ही मार्केट से उपलब्ध अन्य जानकारी अवरुद्ध हो जाती है। आप मार्केट के बारे में सीखी गई सभी रैशनल चीजों के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डरना बंद न कर दें और घटना खत्म न हो जाए। फिर आप खुद से सोचेंगे, मुझे यह पता था, मैंने तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, या मैं उस समय इस पर काम क्यों नहीं कर सका। यह समझना बेहद मुश्किल है कि इन समस्याओं का सोर्स हमारा अपना अनुचित रवैया है। यही बात डर को इतना कपटी बनाती है। हमारे ट्रेडिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कई थिंकिंग पैटर्न उन नेचुरल तरीकों का एक कार्य है जिनके अनुसार हमें दुनिया को सोचने और देखने के लिए पाला गया है। ये थिंकिंग पैटर्न इतने गहरे और समाहित हैं कि हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हमारी ट्रेडिंग कठिनाइयों का सोर्स इंटरनल है, जो हमारी मनस्थिति से उत्पन्न होता है। वास्तव में किसी प्रॉब्लम के सोर्स को बाहरी मार्केट में देखना अधिक स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे दर्द, हताशा और असंतोष का कारण बन रहा है। जाहिर है कि ये इनटेंजेबल अवधारणाएं हैं और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे अधिकांश ट्रेडर खुद को चिंतित करने जा रहे हैं। फिर भी विश्वासों, एटीट्यूड्स और परसेप्शन के बीच के संबंध को समझना ट्रेडिंग के लिए उतना ही फंडामेंटल है जितना कि टेनिस के लिए सर्व करना सीखना या गोल्फ के लिए क्लब को स्विंग करना सीखना। दूसरे शब्दों में, मार्केट के इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी परसेप्शन को समझना और कंट्रोल करना केवल उस सीमा तक महत्वपूर्ण है जब तक आप कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसा भी है जो मेरे द्वारा अभी अभी दिए गए कथन जितना ही सत्य है। आपको जीतने वाले ट्रेड पर जाने के लिए अपने या मार्केट के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपको समय समय पर एक अच्छा शॉट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ क्लब को सही तरीके से घुमाने का तरीका जानने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार गोल्फ खेला तो मैंने पूरे खेल में कई अच्छे शॉट मारे। हालांकि मैंने कोई विशेष टेक्निक नहीं सीखी थी, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर 18 होल के लिए 120 से ज्यादा था। जाहिर है, अपने पूरे स्कोर को बेहतर बनाने के लिए मुझे टेक्निक सीखने की जरूरत थी। बेशक ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है। हमें कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए टेक्निक की जरूरत है, लेकिन कौन सी टेक्निक? यह वास्तव में प्रभावी ढंग से ट्रेड करना सीखने के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक है। अगर हम इस बात से अवगत नहीं है या नहीं समझते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस और पर्सपेक्टिव मार्केट के इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि यह मार्केट का बिहेवियर है जो कंसिस्टेंसी की कमी का कारण बन रहा है। परिणाम स्वरूप यह तर्क दिया जा सकता है कि लॉस से बचने और निरंतर बने रहने का सबसे अच्छा तरीका मार्केट्स के बारे में अधिक जानना होगा। तर्क का यह हिस्सा एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लगभग सभी ट्रेडर्स किसी न किसी पॉइंट पर फंस जाते हैं, और यह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यह पर्सपेक्टिव काम नहीं करता है। मार्केट में विचार करने के लिए बहुत सारे, अक्सर परस्पर विरोधी वेरिएबल्स होते हैं। इसके अलावा मार्केट के बिहेवियर की कोई सीमा नहीं है। यह किसी भी समय कुछ भी कर सकती है। वास्तव में, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक मार्केट वेरिएबल है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोई भी एक ट्रेडर वस्तुतः कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आप चाहे मार्केट के बिहेवियर के बारे में कितना भी सीख लें, चाहे आप कितने भी शानदार एनालिस्ट क्यों न बन जाएं, आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है या आपके पैसे गंवाने का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप गलत साबित होने या पैसे गंवाने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि इन डरों के कारण आपके ऑब्जेक्टिव होने और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने की एबिलिटी पर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभावों की भरपाई कर सकें। दूसरे शब्दों में, आप निरंतर अनसर्टेनिटी का सामना करने में आश्वस्त नहीं होंगे। ट्रेडिंग की कठोर, कोल्ड सच्चाई यह है कि हर ट्रेड का एक अनसर्टेन रिजल्ट होता है। जब तक आप अनसर्टेन रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं सीखते, तब तक आप जानबूझकर
या अनजाने में किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी से बचने की कोशिश करेंगे जिसे आप पेनफुल मानते हैं। इस प्रोसेस में आप खुद को कई स्वनिर्मित महंगी गलतियों के अधीन कर देंगे। अब मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करने और उन्हें पहचानने के लिए किसी प्रकार के मार्केट एनालिसिस या मेथडोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। हमें निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। हालांकि मार्केट एनालिसिस कंसिस्टेंट रिजल्ट का मार्ग नहीं है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, डिसिप्लिन की कमी या अनुचित ध्यान के कारण उत्पन्न होने वाली ट्रेडिंग समस्याओं को हल नहीं करेगा। जब आप इस परसेप्शन से काम करते हैं कि अधिक या बेहतर एनालिसिस से कंसिस्टेंसी आएगी, तो आप अपने ट्रेडिंग टूल्स के शस्त्रागार में यथासंभव अधिक से अधिक मार्केट वेरिएबल्स इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन तब क्या होता है? आप अभी भी मार्केट में निराशा और धोखा खा रहे हैं, बार बार किसी ऐसी चीज के कारण जिसे आपने नहीं देखा या जिस पर पर्याप्त विचार नहीं किया। ऐसा लगेगा कि आप मार्केट्स पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास और डर। आत्मविश्वास और डर माइंड की विरोधाभासी अवस्थाएं हैं जो हमारे बिलीफ्स और एटीट्यूड से उत्पन्न होती है। आत्मविश्वासी होने के लिए ऐसे माहौल में काम करना जहां आप आसानी से जितना रिस्क उठाना चाहते हैं उससे ज्यादा खो सकते हैं। अपने आप पर पूर्ण कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि आप तब तक उस भरोसे को हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन नहीं कर लेते कि वह कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए प्रतिकूल तरीके से सोचने की आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को खत्म कर दे। मार्केट के बिहेवियर का एनालिसिस करना सीखना उचित प्रशिक्षण नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है। आप जितना संभव हो उतने मार्केट वेरिएबल के बारे में सीखकर रिस्क को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं कि अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को इस तरह से कैसे फिर से डिफाइन करें कि आप वास्तव में रिस्क को स्वीकार करें और आपको अब डर न लगे। जब आप ऐसी मेंटल पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं जहां आप वास्तव में रिस्क को स्वीकार करते हैं, तो आपके पास पेनफुल तरीकों से मार्केट की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने और इंटरप्रिटेशन करने की एबिलिटी नहीं होगी। जब आप पेनफुल तरीकों से मार्केट के इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने की एबिलिटी को खत्म कर देते हैं, तो आप रैशनल बनने, झिझकने, जल्दबाजी करने, उम्मीद करने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देते हैं कि मार्केट आपको पैसे देगा, या उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको अपने लॉस को कम करने में असमर्थता से बचाएगा। जब तक आप तर्क वितर्क, औचित्य, झिझक, उम्मीद और जल्दबाजी के कारण होने वाली गलतियों के प्रति सेंसिटिव हैं, तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा नहीं कर सकते कि आप ऑब्जेक्टिव होंगे और हमेशा अपने हित में काम करेंगे, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। ऐसा कुछ करने की कोशिश करना जो इतना सरल लगता है, शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला काम हो सकता है जिसे आप कभी करने की कोशिश करेंगे। विडंबना यह है कि जब आपके पास उचित रवैया होता है, जब आपने ट्रेडर का माइंडसेट हासिल कर लिया होता है और निरंतर अनसर्टेनिटी के सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रख सकते हैं, तो ट्रेडिंग उतनी ही आसान और सरल होगी जितनी आपने शायद सोचा था जब आपने पहली बार शुरुआत की थी। तो समाधान क्या है? आपको यह सीखना होगा कि ट्रेडिंग के बारे में अपने पर्सपेक्टिव और बिलीफ को इस तरह से कैसे समायोजित किया जाए कि आप बिना किसी डर के ट्रेड कर सकें, लेकिन साथ ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए रखें जो आपको लापरवाह न बनने दे। यह बुक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। आप जो सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वह आपका भविष्य का प्रोजेक्शन है जिसे आपको डेवलप करना है। विकास का अर्थ है विस्तार, सीखना और खुद को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका बनाना। यह तब भी सच है जब आप पहले से ही एक सफल ट्रेडर हैं और अधिक सफल होने के लिए इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। आप जिन नए तरीकों से खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, उनमें से कई आपके वर्तमान में ट्रेडिंग के नेचर के बारे में आपके विचारों और मान्यताओं से सीधे टकराव में होंगे। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ मान्यताओं से पहले से ही अवगत हों या नहीं।
किसी भी मामले में आप वर्तमान में ट्रेडिंग के नेचर के बारे में जो सच मानते हैं, वह आपकी निराशाओं और असंतोषजनक रिजल्ट्स के बावजूद चीजों को वैसे ही रखने का तर्क देगा जैसे वे हैं। ये इंटरनल तर्क स्वाभाविक है। इस बुक में मेरी चुनौती इन तर्कों को यथासंभव कुशलतापूर्वक हल करने में आपकी सहायता करना है। यह विचार करने की आपकी इच्छा कि अन्य पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हो या जिन पर आपने पर्याप्त विचार नहीं किया हो, स्पष्ट रूप से सीखने की प्रोसेस को तेज और आसान बना देगी। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com। आपका दिन शुभ हो।